नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जो दिल्ली सल्तनत काल के साथ मेवाड़ के जो संबंध थे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और हमने अभी तक पढ़ा है समर सिंह तक। समर सिंह के तक पढ़ा। पिछली पीडीएफ में आपने देखा होगा समर सिंह जिसका शासनकाल था 1273 ईस्वी से लेकर 1302 ईस्वी तक, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो इसके दो पुत्र थे, एक तो थे आपके रतन सिंह जी जो रानी पद्मिनी के पति थे और एक थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो नेपाल चला गया, वहाँ पर राणाशाही वंश की नींव रखी थी वो, ठीक है। और इनके समय अलाउद्दीन खिलजी है, वो दिल्ली का सुल्तान है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इनका जैसे ही शासन खत्म होता है 1302 में और कुंभकर्ण चला जाता है नेपाल, तो पीछे कौन बचे? रतन सिंह। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी मैंने कि रतन सिंह है वो रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। रावल शाखा के अंतिम शासक, मतलब जब से मेवाड़ का जो प्रारंभ हुआ, यहाँ पे मेवाड़ राजवंश की नींव रखी गई, वहाँ से लेकर रतन सिंह तक के जो शासक हैं वो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? रावल। अब जैसे ही देखो रतन सिंह है, इनका शासनकाल कितना रहेगा? रतन सिंह का 1302 से 3, मात्र 1 साल का इनका शासनकाल है। तो 1303 में वो शाखा हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो ये रतन सिंह जी इनकी भी मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो इसी के साथ रावल शाखा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यहाँ पर रावल शाखा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इनके बाद में देखो 1303 में पतन हो गया, फिर यहाँ पर जो शासन रहेगा, जो खिलजी वंश वाले हैं उनका शासन रहेगा यहाँ पर, ऐसे काफ़ी समय तक चलता जाएगा। फिर जाके 1326 के आसपास वहाँ पर वापस जो इन्हीं का वंशज, जो ये मेवाड़ वाले चल रहे हैं ना, गुहिल गुहादित्य के जो वंशज चल रहे हैं, उन आगे से आगे समर सिंह वगैरह, इन्हीं का एक वंशज आएगा पीछे से, वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार है उसकी स्टोरी। और वह आकर वापस इस जो चित्तौड़गढ़ है, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, इसको अपने अधिकार में लेगा। तो जब वो अधिकार में लेगा तो वो सिसोदिया वंश की स्थापना कर देगा। किसकी कर देगा? सिसोदिया वंश की स्थापना कर लेगा। और 1326 और इसके बाद में आने वाले जो भी मेवाड़ के जो वंशज होंगे, मेवाड़ के राजा वगैरह होंगे, वो अपने नाम के साथ क्या लगाएंगे? राणा। तो इसके बाद वो सिसोदिया वंश वाली वो सिसोदिया शाखा प्रारंभ हो जाएगी और रावल शाखा यहीं पर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये अब हम आगे से आगे जैसे जैसे स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था, कुंभकर्ण, अलाउद्दीन खिलजी वाला, रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह थे। तो अब हमको किन के बारे में पढ़ना है? रतन सिंह के बारे में, क्योंकि 1302 तक हमने पढ़ लिया। तो आओ हम रतन सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ नोट में, यहीं पर पेज पे, कि क्या चीज़ किस प्रकार है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आपको नोट्स पर पढ़ा देंगे, तो आराम से समझो आप। ये है, पहले हम राजस्थान का एक मैप बना लेते हैं रफली। 1 मिनट, ऐसे कर देते हैं स्क्रीन को, ये ठीक रहेगा। सेकंड, थोड़ा सही नहीं बना, सही बना देते हैं। ये रफली मैप है। यहाँ पर क्या है? आपके मेवाड़, इधर आपके दिल्ली, ठीक है। इधर आ गए आपके गुजरात, इस तरफ एमपी मालवा। चलो अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रावल रतन सिंह से ही शुरू करते हैं। रावल रतन सिंह, ठीक है, इनके नाम के साथ रावल ही लगेगा। इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है? पहले इनका शासनकाल देख लो। इनका शासनकाल था 1302 से लेके 1303 तक, मात्र 1 साल। और ये रावल शाखा के क्या थे? अंतिम शासक थे, क्योंकि इसके बाद में जो भी शाखा प्रारंभ होगी, सिसोदिया वंश वाली सिसोदिया शाखा है, वो अपने नाम के साथ क्या लगाएंगे? राणा लगाएंगे। तो इनका दिल्ली सल्तनत से क्या कनेक्शन था? तो बताते हैं कि इनके समय की दिल्ली सल्तनत के साथ जो प्रमुख घटना है वो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इनके समय में आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो इसकी अलग अलग वजह है। तो क्या क्या वजह हैं? तो 3 वजह बताते हैं।
पहली वजह बताते हैं कि जो ये चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ आप भी देख लो मैप में कहाँ पर है। ये लो, 1 मिनट इसको रब करके, ये लो, ये चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है। तो ये चित्तौड़गढ़ है, ये सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला कारण ये बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कि सामरिक मतलब सेना की दृष्टि से, देखो ये दिल्ली है, अब दिल्ली से इसको जाना है, मान लो यहाँ पे गुजरात, गुजरात से आगे कहीं पर भी जाना हो तो उसको चित्तौड़ से गुजरना पड़ता था। तो सामरिक दृष्टि, सामरिक का मतलब जो अपने सैन्य मामला होता है, सेना की दृष्टि से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका भौगोलिक महत्व भी है। भौगोलिक कैसे, आपको पता है चित्तौड़गढ़ साइड वगैरह यहाँ पर खूब फसल वगैरह होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, गंभीरी और बेड़च। तो इन नदियों के किनारे तो यहाँ पर पानी की जो खूब सुविधा है, और जहाँ पर पानी होगा, जलीय जीवन है, आपको मालूम है, पानी होगा तो वहाँ पर खेती होगी, और वही उनकी आमदनी का क्या था, एक बड़ा स्रोत था। और इधर देखो गुजरात से टच में, इधर एमपी से टच में है, तो ये पूरा ही उस समय का क्या था, एक शक्ति का केंद्र भी था कि इस पर आधिपत्य कर लें तो हम इस तरफ मार कर देंगे, इस तरफ कर देंगे, यहाँ पर एक सेना का अड्डा भी बना सकते हैं। तो पहला कारण तो ये बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। दूसरा कारण क्या बताते हैं, नंबर 2 कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी शासक था। महत्वाकांक्षी मतलब वो आगे से आगे बढ़ना चाहता था। कई इतिहासकार तो बताते हैं कि जब वो अपने जवानी में था, समझ गए, जब एकदम जवान था, तब वो सपने देखता था कि मैं भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनूंगा, पूरी दुनिया को जीतूंगा। तो उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, जो उसकी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति है, वो भी उसको आगे से आगे कि भाई क्षेत्र को जीतने के लिए उसको प्रेरित करती थी। तो बताते हैं दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण जो कि बहुत ही फेमस कारण है, वो बताते हैं कि रावल रतन सिंह थे, उनकी एक पत्नी थी पद्मिनी, उसका नाम क्या था, पद्मिनी। बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी, और उसको प्राप्त करने की लालसा के कारण इसने इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। ठीक है, तो अब इस चीज़ की पुष्टि किसके अनुसार है, तो एक मलिक मोहम्मद जायसी, उनका एक ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ है, पद्मावत है, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अवधी में। और कब लिखा गया था, 1540 ईस्वी में लिखा गया था। उस समय भारत पर किसका शासन था, शेरशाह सूरी का शासनकाल था। मतलब जो ये घटना थी पद्मिनी वाली, वो तो जो साका वो आपको मालूम ही है 1303 में। ठीक है, 1303 के समय की ये घटना थी पद्मिनी वाली। और 1540 में इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा। ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा अच्छे से ना, आप एक बार ध्यान से सुनिए इसको। तो यानी कि इस घटना के 237 साल बाद में ये ग्रंथ लिखा गया। अब इस ग्रंथ में मतलब कितना ये ऑथेंटिक है कितना नहीं है, वो आप अभी खुद आइडिया लगा लेना। मैं बताता हूँ कि इसने क्या क्या लिखा था। ठीक है, अब देखो ये कहानी सुनो जो कि पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी बताता है। मलिक मोहम्मद जायसी बताता है कि जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, एक इंडिया का मैप बनाओ, ये इंडिया का मान लेना भाई इस बार, है ना, मैथमेटिक्स वाले मान लेते। मान लो इंडिया का मैप है, इस तरफ अपने यहाँ राजस्थान, इधर ये मेवाड़ समझ लो, और इधर है आपके ये इधर श्रीलंका मान लो। ठीक है, बताते हैं कि जो एक बार ये यहाँ पे मेवाड़ का शासक रतन सिंह, और इस तरफ श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका का उस समय क्या नाम बताते हैं, ये अपने मलिक मोहम्मद जायसी वो पद्मावत में क्या लिखता है कि सिंहल प्रदेश। सिंहल प्रदेश किसको बताता है, श्रीलंका को। सिंहल प्रदेश या श्रीलंका के कोई जगह है सिंहल प्रदेश। सिंहल प्रदेश के एक राजा थे, उन राजा का नाम था गंधर्व सेन। उनका नाम क्या बताते हैं, गंधर्व सेन। और उनकी एक गंधर्व सेन और उनकी जो रानी थी उसका नाम था चंपावती। उनकी संतान कौन थी, रानी पद्मिनी। इस राजा और इस रानी की संतान थी पद्मिनी। मतलब वो सिंहल प्रदेश की क्या थी, राजकुमारी थी। कौन, रानी पद्मिनी। अब ये यहाँ तक कैसे पहुंची उसके बारे में ये जो अपनी स्टोरी बताता है, वो बताता है कि यहाँ पर एक तोता था। वो तोता बोलता था, है ना, जैसे इंसान वगैरह बोलते हैं ना, वैसे बोलता था ये तोता। ये तोता था हीरामन तोता। ठीक है, तो बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी पद्मिनी। तो इस जो तोता था हीरामन तोता, उसने इसको यहाँ पर देख लिया सिंहल प्रदेश में, इस पद्मिनी को देखा
और देखने के बाद एक बार वो उड़ता उड़ता कहाँ आ गया, या मेवाड़ आ गया। अब चूंकि ये तोता बोलता था तो बताते हैं कि एक बार जो रावल रतन सिंह हैं, इनकी अनेक रानियां थी। तो जो रानी इनके पास पहले से थी वो एक बार तैयार हो रही थी, तो बोलते हैं कि उसने पूछा इस तोते से कि बता, कोई मेरे जितनी भी सुंदर है क्या इस दुनिया में, इस जगत में, और मेरे जितनी कोई सुंदर है? तो वो बताता है कि आप तो क्या सुंदर हो, सिंहल प्रदेश की राजकुमारी को देखो तो आपकी सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इतना बताते ही वो भड़क जाती है और बताते हैं ये बात पहुंचती है रावल रतन सिंह तक। तो रावल रतन सिंह उसको देखने आता है कि भाई इस बात में कितनी हकीकत है, बात में कितनी दम है। तो वो चलते चलते कहाँ आ जाता है, सिंहल प्रदेश आ जाता है। अब और ये क्या लिखता है इसमें, सिंहल प्रदेश आ जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है पद्मावत ग्रंथ में कि यहाँ आने के बाद वो यहाँ पे भेष बदलता है और रावल रतन सिंह भेष बदल कर साधु बन जाता है। क्या बन जाता है, साधु। यहाँ पर तपस्या वगैरह करता है और बोलते हैं, इसमें ग्रंथ में बताते हैं कि 12 वर्ष तक उसने तपस्या की इधर उधर, है ना, इसको पाने के लिए, ये वो, ये तो बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखता है। अब उसके बाद में जैसे ही ये बात पता चलती है इनके राजा गंधर्व सेन को कि भाई एक भारत देश है, यहाँ पर यहाँ की जो मेवाड़ रियासत है उसके राजा हैं, उन्होंने पद्मिनी को देखा। चूंकि वो रावल रतन सिंह आया यहाँ पर, पद्मिनी को देखा और देखते ही उसके सौंदर्य से क्या हो गया, मोहित हो गया। अब उसको लगा कि बस उसको लेके ही जाना है ना। तो राजा जी को जब ये बात पता चलती है तो राजा जी कहते हैं, ये सारी बात पता चलती है कि ये साधु के वेश में है। तो उन्होंने इनको बुलाया और इस पद्मिनी के साथ इनका क्या कर दिया, विवाह कर दिया और इनको से समान विदा किया। और साथ में इस पद्मिनी के साथ में, और ये रावल रतन सिंह जी है, जब पद्मिनी को रवाना करेंगे तो इनके साथ पद्मिनी के चाचा और भाई, उनका नाम क्या था, चाचा तो था गोरा और भाई था बादल, वो भी इनके साथ कहाँ पर आएंगे, मेवाड़ आएंगे। ठीक है, इनके भी ये बहुत वीर थे, इनकी स्टोरी भी हम बताएंगे आपको आगे। तो बताते हैं कि ये पद्मिनी को लेकर कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए शादी वादी करके। ठीक है, अब देखो वापस बना लेते हैं राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का मैप, यहाँ मेवाड़ आ गए। बताते हैं कि जब ये यहाँ पर आ गए, इनका स्वागत सत्कार किया गया और यहीं पर वो आ गए पद्मिनी को लेकर। कि अब आगे की स्टोरी है कि रावल रतन सिंह के एक दरबार में एक पंडित था। कौन था, रावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित। वो पंडित असल में तो क्या था, एक तांत्रिक था। ठीक है, तांत्रिक तंत्र मंत्र वगैरह करता था। ठीक है, लेकिन वो वेश बदल कर, अपना वेश बदल लेता और यहाँ पर पंडित बनकर रहता था। और उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन के नाम से वो यहाँ पर छुपकर अपना वेश बदल कर इसके दरबार में रहता था। बताते हैं कि ये इतना बड़ा तांत्रिक था, इतने जादू टोने जानता था कि अमावस को पूर्णिमा दिखा देता और पूर्णिमा को अमावस। अब ये मत बोलना कि सर आप साइंस के स्टूडेंट होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना। ये बात कौन बोलता है, मलिक मोहम्मद जो जायसी है वो पद्मावत ग्रंथ में लिखता है। अब बोलते हैं कि उसने जब इसको देखा पद्मिनी को, तो उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई इतनी सुंदर भी कोई हो सकती है क्या। तो बताते हैं कि वो भी मन ही मन इसको हासिल करने की क्या करने लगा, चेष्टा करने लगा। अब वो चाह भी किसको रहा है, जो एक मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी क्या, रानी को। ठीक है, और ये कितने आपको पता है अपने स्वाभिमान के प्रति, इनके जो वंशज हैं वो देखो, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे। ठीक है, इतने वीर वीर शासक हुए हैं जो अपने धर्म, स्वाभिमान, इज्जत को लेकर कितने दृढ़ रहते हैं। उनके प्रति, उनकी वाइफ के प्रति इसके मन में ऐसा ख्याल आया। अब ये राघव चेतन सीधा तो कैसे बोले, तो बताते हैं कि इस बात की भनक इसको लग गई रावल रतन सिंह को, तो इसने इसको यहाँ से भगा दिया, देश निकाला दे दिया दंड स्वरूप। अब देखो ये बात थोड़ी जमने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि ऐसा कुछ पाया जाए, एक राजा को पता चले कि ये चीज़ है, तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ता पहली बात तो। अब आगे की स्टोरी सुनो, ये क्या बताता है। तो बोलते हैं कि राघव चेतन ने कहा चलो यहाँ तो कुछ नहीं, हम इसका बदला जरूर देंगे, इसने हमको निकाला है यहाँ से वगैरह। तो वो आ गया कहाँ पर, दिल्ली आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास आके और रहने लगा। इसको भी तंत्र मंत्र वगैरह दिखाए, जादू टोने सारे। तो बोले, अलाउद्दीन खिलजी बोला कि भाई आदमी तो तुम बड़ा जोरदार है, बताओ और बताओ कुछ नया। तो उसने कहा और क्या बताऊं महाराज, और तो मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा।
तो बोले ऐसा क्या बता कि, तो इसने बताया कि यहाँ पे जो मेवाड़ है जगह, यहाँ के जो शासक हैं रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, ये वो ऐसा करके बोलते हैं कि इसने एक गीत भी गाया था जिसमें उसने इसके सौंदर्य का वर्णन किया कि भाई वो तो पानी भी पीती है तो गले से अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, इतनी सुंदर है। तो बोलते हैं कि इसके इतना बताने पर जो ये अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है कि चलो इसको देखेंगे ज़रूर, इसको हासिल ज़रूर करेंगे। तो वो क्या होता है, यहाँ से इनको पहले तो पत्र भेजता है कि भाई उनको भेजो हमारे पास, वरना युद्ध के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो जायज़ सी बात है कि भाई भेजेंगे तो कैसे, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो बोलते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी आया और यहाँ पर पड़ाव डालकर यहीं पर बैठ गया, घेरा डाल लिया, इस युद्ध के लिए क्या दे दी, चुनौती दे दी। और ये घेरा डालता है गंभीरी और बेड़स नदियों का जो क्षेत्र है ना, बेड़स व गंभीरी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाल देता है यहीं पर। अब बोलते हैं कि इसने घेराबंदी रखी काफ़ी समय तक, और इसके बीच में बताते हैं कि यहाँ पर पीछे क्या होने लगे, आक्रमण होने लगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी गया है तो भाई दुश्मन हैं, दुश्मन तो चारों तरफ पाल के ही रखें, तो उन्होंने आक्रमण करना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो बताते हैं कि इसने अपनी शर्त चेंज कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलो भाई अब अपने पास समय भी कम है, पीछे आक्रमण होने लगे, वापस तो जाएंगे। तो उसने कहा चलो आप एक बार हमको रानी का मतलब हुलिया बता दो, एक बार हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस लौट जाएंगे, ठीक है। तो बात पहले तो थी हासिल करने की, फिर आ गई बात किसकी, सिर्फ देखने भर की। तो बताते हैं कि फिर ये शर्त मान ली गई इनके द्वारा कि भाई दिखाने से इतनी बड़ी बला टले तो ठीक ही। तो बताते हैं कि कुछ इस प्रकार दिखाया उनको कि एक पानी का कुंड था, पानी के कुंड के ऊपर यहाँ पर महल में क्या रखा, आईना रखा। अब जब इस आईने के सामने रानी आएंगी, वो पद्मिनी थी वो, तब इनका जो पहले प्रतिबिंब किस में दिखेगा, दर्पण में, और दर्पण से वापस प्रतिबिंब किस में बनेगा, यहाँ जल में, और वहाँ पर इनको क्या वो दिखाई देगा, उनका चेहरा, उनकी शक्ल वगैरह वो दिखाई देंगी। तो इस प्रकार बोलते हैं कि उनको अलाउद्दीन खिलजी को, रानी पद्मिनी को दिखाया गया। बोलते हैं कि उनको दिखाने के बाद तो वो मतलब और भी ज़्यादा मोहित हो गया। तो वो उस समय उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने आपने हमारी शर्त मान ली और हमने ऐसी पेशकश की, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो चलो चलते हैं फिर वापस। तो बोलते हैं कि जब ये वापस जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उनको गेट तक छोड़ने आया भाई, जैसे मेहमान वगैरह को छोड़ने आते हैं, तो वहाँ आते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया और बताते हैं कि रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर कहाँ ले गया, यहाँ दिल्ली लेकर आ गया। यह मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं पद्मावत में, है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो आगे और मैप बना लेते हैं। ये राजस्थान, और ये लेके आ गया इसको दिल्ली, यहाँ दिल्ली लेके आ गया रावल रतन सिंह जी को, और इनको पीछे मैसेज भेज दिया कि भाई या तो पद्मिनी को भेजो, वरना हम इनको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इनको मारो मत, हम आ रहे हैं, कुछ समय दो हमें सोचने विचारने का। अब चूंकि पद्मिनी है ना, उसको मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में बुद्धि का प्रतीक बताता है। क्या बताता है, बुद्धि का प्रतीक बताता है कि भाई ये बुद्धि वाली थी, काम है वो सोच समझ कर करती थी, अपने बुद्धि विवेक से काम लेती थी। तो इसने क्या किया, डोलियाँ तैयार की, है ना, डोलियाँ होती ना जिसमें रानियाँ वगैरह बैठती, ऐसे डोलियाँ तैयार की, और इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा इसमें बैठा दिए, एक से बढ़कर एक, जो सबसे ज़्यादा हट्टे कट्टे वीर पुरुष, लड़ाई भिड़ाई में सब में एकदम एक्सपर्ट, वो बिठा दिए। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, गोरा और बादल। तो गोरा बादल कौन थे, रानी पद्मिनी के चाचा और भाई, वो क्या कर रहे थे, इनका नेतृत्व, वो महिलाओं के वेश में इसके अंदर बैठ गए, ठीक है। और ये डोलियाँ चलती चलती कहाँ गई, दिल्ली गई, और वहाँ जाकर उनको बोला कि हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, हम तो आ ही गए हैं, एक बार हम देख लें कि जो रावल जी हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है ना, क्या पता आपने पहले ही मार के फेंक दिया उनको, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, उसको तो बड़ी जल्दी हो रही थी, तो उसने तो कहा ठीक है भेजो उनको, दिखा दो कि भाई कैसे हैं, सकुशल है, तो फिर पद्मिनी को भेजो अंदर। तो जैसे ही रावल जी आए, उनको देखा इन्होंने कि भाई हाँ है तो सकुशल। इतने में ही इन डोलियों में जो योद्धा थे वो इनसे क्या हो गए, भिड़ गए। अलाउद्दीन के जो कुछ सैनिक थे ना, उनसे भिड़ गए, और कुछ सैनिक इनको लेकर वापस किस तरफ रवाना हो गए, मेवाड़ की तरफ।
तो इनको मेवाड़ सकुशल लेके आ गए। बाकी उनकी सेना के साथ भिड़ते हुए शहीद हो गए और वहीं पर गोरा और बादल भी क्या हो गए, शहीद हो गए और रावल रतन सिंह यहाँ आ गए सुरक्षित। अब जब ये बात पता चली अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी का तो आपको पता ही है, इसका गुस्सा हो गया चरम पर कि भाई ऐसी क्या बात हुई है कि नहीं, हमको धोखा दिया उन्होंने। तो अब ये वापस बदला लेने के लिए आता है यहाँ पर। अब आप एक चीज़ बताओ, इस कहानी में आपको कितनी सत्यता महसूस होती है कि भाई कितनी सत्यता लग रही है आपको? जिसका शासनकाल 3 साल रहा, अब वो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आया, 12 वर्ष तक उसने क्या किया, तपस्या वगैरह की। बोलते हैं कि उसने यहाँ पे रहा साधु के वेश में, फिर वो यहाँ पर वापस जाएगा। फिर यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये कहानी कि भाई उसने घेर के रखा, फिर पीछे से आक्रमण होना शुरू हो गए तो वो उनको लेकर दिल्ली गया, फिर दिल्ली से ये बाद में आया। तो ये सारा 1 साल में कैसे संभव है? उनका तो शासनकाल ही 1 साल का था, ठीक है। तो इसका एक तो टाइम मैनेजमेंट ही ठीक नहीं बैठ रहा। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार लिखी गई। तो अभी चलो इसको पढ़ते हैं और क्या क्या बताता है ये। फिर ये बताता है कि वो वापस आया। अब वापस कब आया यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आएगा 28 जनवरी 1303 को, और इसको विजिट कब करेगा? 26 अगस्त 1303 में इसे क्या कर लेगा, विजिट कर लेगा, ठीक है। अब ये इतनी लंबी घेराबंदी रखी उसने, ठीक है। तो वो आया, उसने दुर्ग को चारों तरफ से अच्छे से घेर लिया और बोला कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोले नहीं। तो अब कितने एक दिन नहीं खोलेंगे, अंदर जो अन्न जल वगैरह हैं वो सब लिमिटेड है, ठीक है, और पर्जा वगैरह सारा कुछ सब अंदर ही है। तो पहले गेट बंद रखे, काफ़ी दिनों तक रखे। बाद में लगा कि भाई अब आकर युद्ध होगा। तो अब पता है कि भाई अंदर एक निश्चित लिमिटेड सेना है और बाहर इतनी बड़ी विशालकाय सेना अलाउद्दीन खिलजी की। तो यह तय है कि भाई युद्ध होगा तो युद्ध में सब मारे जाएंगे, निश्चित तौर पर हार होगी। तब इस तरह की जब घटना का पता लग जाता था, तब जो राजपूत शासक होते थे वो क्या धारण करते थे? केसरिया। एक केसरिया पट्टा बांध लेते थे और उसका मतलब होता था कि जो केसरिया पट्टा धारण करके जाएंगे वो निश्चित रूप से ही क्या होंगे, शहीद होंगे। तो इनका ये मानना रहता था कि केसरिया पट्टा धारण करके हम निकलें तो हम निश्चित रूप से मरेंगे, हम शहीद होंगे, लेकिन इससे पहले शत्रु सेना का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए। और रानियों ने अंदर सभी ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर की तैयारी कर ली। यहाँ पर शाखा होगा, शाखा कैसे होता है, जौहर केसरिया, वो सारा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया। तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो दासियाँ, रानियाँ, बच्चियाँ, वो सब जो लेडीज़ थी वो सारी की सारी यहाँ पर इस कुंड के चारों ओर इसमें अग्नि वगैरह जलाई गई और जौहर की तैयारियां की। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने, ये एक्चुअल आंकड़ा है ना, याद रखना, 1600 रानियों ने, जो 1600 महिलाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या किया, जौहर किया। उसके बाद में ये जो गेट था वो दुर्ग के खोल दिए गए, बोलते हैं कि दुर्ग के गेट खोल दिए और राजपूत शासक केसरिया पट्टा धारण करके भूखे शेरों की तरह अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े। और अब निश्चित तौर पर ध्यान था कि भाई इतनी बड़ी सेना है तो उसके सामने कितनी देर टिकेंगे। तो भी इन्होंने जितना हो सकता था उतना इन्होंने क्या किया, इनका नुकसान किया। और भी बताते हैं कि जो अग्निकुंड होता था इसमें जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो भी सारी की सारी इसमें डाल देते थे ताकि जो शत्रु है उसको यहाँ पर कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या हो गया, साका हो गया। ये साका हुआ था और कब हुआ था, 1303 में हुआ था। और इस साका के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्या जानकारी है, ये चित्तौड़ का प्रथम साका था। चित्तौड़ में इससे पहले साका नहीं हुआ, ये चित्तौड़ का प्रथम साका था। और राजस्थान का कौन सा था, राजस्थान का दूसरा साका था, क्योंकि इससे पहले राजस्थान का जो पहला साका है वो कहाँ पर हुआ था, राजस्थान का पहला शाखा हुआ था आपके रणथंभौर वाला, वो अमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जो जल जौहर वगैरह वो स्टोरी है ना, वो हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हुआ क्या, जब पूरा ये जौहर हो गए, अंदर बाहर ये केसरिया पट्टा धारण किए हुए राजपूत शासक शहीद हो गए। उसके बाद में अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना है वो अंदर एंटर की। जब एंटर की तो आगे देखा कि सब कुछ जलकर राख है, रानियों ने ये जौहर वगैरह कर लिया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये सब देखा तो उसका हो गया दिमाग खराब,
क्योंकि वो जिस उद्देश्य से इतनी मेहनत की, उसने इतनी लड़ाई लड़ी वगैरह, इतना ध्यान हटाया, तो उससे उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गुस्से में उसने कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम का मतलब जो भी दिखे इस रियासत का, बच्चा बूढ़ा कोई भी, उसको सबको कत्ल कर दो, उसको मार दो। तो बताते हैं कि इस कत्लेआम में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। ठीक है, यह जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। अब उसने कत्लेआम करवा दिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद में इसने इसका जो ये जगह थी इसका नाम चेंज किया। किसका नाम चेंज किया? इस चित्तौड़ विजित किया उसने। अपने पुत्र खिज्र खान, इसका अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खान, उसको ये सौंप दिया कि भाई देख बेटा, अब इसको तू ही संभाल, मैं तो वापस जा रहा हूँ दिल्ली। और इसका नाम रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रखा? अपने बेटे के नाम पर रख दिया खिजराबाद, और दुर्ग इसे सौंप दिया। और उसके बाद वो वापस चला गया। ठीक है, अब बताते हैं कि यहाँ से जाने के थोड़े दिन बाद ही अलाउद्दीन खिलजी की जो तबीयत है वो हो गई ख़राब, और खिज्र खान का भी यहाँ पर मन लगता था बहुत ही कम। ठीक है, तो खिज्र खान ने क्या किया, और मैप बनाते हैं यहाँ पर, ये लो, ये यहाँ पर खिज्र खान। और बताते हैं कि यहाँ पर ये जो जालोर के सोनगरा चौहान है, यहाँ पर एक था कानड़देव चौहान, सोनगरा चौहान थे जो यहाँ के। कानड़देव चौहान का जो एक भाई था, उसका नाम क्या था? मालदेव चौहान। क्या नाम था उसका? मालदेव चौहान। कानड़देव चौहान का भाई मालदेव चौहान, जिसको मुछाला मालदेव भी कहते हैं। इस मालदेव चौहान को क्या कहते हैं? जो कानड़देव का भाई है, मुछाला मालदेव। तो खिज्र खान ने बुलाया इसको, मुछाला मालदेव को, मालदेव चौहान को। कब बुलाया? 1313 ईस्वी में। बोले कि देखो, अब मेरे पापा की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती है। अलाउद्दीन खिलजी भी चूँकि यहाँ से जाने के बाद में बीमार सा हो गया था, और मेरा भी यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा ने कत्लेआम करवा दिया, रानियाँ दासियाँ पासवान सारी की सारी मारी गई। अब बोलते हैं कि बेटा तू संभाल। क्या संभालूँ मैं? यहाँ पर क्या बचा है जो मैं संभालूँ? अब मैं भी जा रहा हूँ, अब इसको तू ही संभाल। तो ऐसा कहकर 1313 ईस्वी में मालदेव, जो मुछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध था, उसको ये किला सौंप कर खिज्र खान खुद भी कहाँ चला गया? दिल्ली। और इसके बाद में बताते हैं कि थोड़े दिनों के बाद में इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु भी हो गई थी। 1316 ईस्वी, 1316 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई भाई। 1313 में तो इसको संभलाया कि भाई अब तू देख इसको, इसने दे दिया ना, मुछाला मालदेव को किला सौंप दिया कि भाई इस अब सारा कुछ तेरी देख रेख में, और यहाँ से गया। और उसके 3 साल बाद भी अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। और उसके बाद में तो आपको पता ही है, खिलजी वंश भी ज़्यादा नहीं चला। सबसे ज़्यादा खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा शासन अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ये 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, और 1320 ईस्वी में तो खिलजी वंश ही क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसकी। अब समझ में आ गई आपको स्टोरी? एक बार और सुन लेना, नहीं आई तो वीडियो को बैक करके। ये सारा कुछ मैंने समझा दिया। अब आ जाते हैं हम नोट्स पर, और नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आओ भाई नोट्स पर। ये रहे रावल रतन सिंह जी। रावल रतन सिंह, इनका जो शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक, रावल शाखा के ये अंतिम शासक थे। प्रमुख घटना इनके समय की है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो स्टोरी मैंने बता दी, घेरा कब डाला? 28 जनवरी 1300। ये 6 नहीं है भाई, यहाँ 3 कर लेना अच्छे से, है ना, यहाँ पर 3 करना। इस समय तो इसने आक्रमण किया था, घेरा डाला था, और 26 अगस्त 1303 को इसे क्या कर लिया? विजित कर लिया। आगे देखो, आक्रमण के कारण, इसने आक्रमण क्यों किया? चित्तौड़ का सामरिक सेना की दृष्टि से, वे भौगोलिक, इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसके महत्व को देखते हुए, पहला कारण ये। दूसरा, अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना, यह भी एक कारण है। उसके बाद में नंबर 3, रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो ये 3 कारण है। अब देखो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी, इसका ग्रंथ पद्मावत है, जो 1540 में लिखा गया था, अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था। पूछ भी ले कि पद्मावत कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है। एक अमीर खुसरो था, तो अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ लिखा था। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? देखो, अमीर लोग होते हैं ना, वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? खजाना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अटैच करके याद रख लेना। अब देखो, जब ये आक्रमण होता है तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, जो मैंने बताया था आपको, और ये राजस्थान का क्या है? दूसरा शाखा है। गोरा और बादल
जो कि पद्मिनी के चाचा और भाई थे, वो क्या हुए, शहीद हुए। सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। चित्तौड़ विजित कर अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया और इसे ही दुर्ग भी सौंप दिया। इसको क्या दे दिया, दुर्ग दे दिया। अब देखो, अब ये चीज़, ये पॉइंट है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन पढ़ लो पहले, ये तो इसमें क्या साथ ही है। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि जो अमीर खुसरो था, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, ठीक है ना। जो अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ लिखा था, वो प्रथम शाक्य के समय अलाउद्दीन की खिलजी के सेना के साथ ही था। जब युद्ध वगैरह चलते रहते ना, वो अलग ही हाथी पर बैठा बैठा अपने अलग ही नोट्स बनाता था, है ना। चूंकि इतिहासकार है, इसका लड़ने भिड़ने का काम तो है नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, आंखों देख का हाल नोट करेगा, एज इट इज अपने नोट्स बनाएगा बढ़िया। थोड़ी देर उधर उधर देखा, तीर चलाया, वापस आ गया, वापस अपने नोट्स बनाने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो अमीर खुसरो का बस यही काम था, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या होगा, 1303 है। 1303 में यहाँ जो ये रावल शाखा का अंतिम शासक है, जो रावल लगाते थे शुरू से लेकर रतन सिंह तक, उनकी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि रावल शाखा का अंतिम शासक जो रावल रतन सिंह है, वो यहाँ पर मारा गया। अब यहाँ पर पूरे तरीके से जो ये खिलजी वंश वाले हैं, उनके अधीन आ गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र। अब 1303 से लेकर ये कब तक उनके अंडर में चलेगा, तो ये चलेगा 1326 ईस्वी तक। क्यों? हालांकि 1303 से 1313 तक तो इसका बेटा खिज्र खान चलाएगा इसको। फिर खिज्र खान किसको देगा, मालदेव चौहान को। मालदेव चौहान कानड़देव चौहान का भाई है, जो मुछाला मालदेव के नाम से फेमस है, वो चलाएगा इसको। लेकिन 1313 के बाद में चलाएगा 1326 ईस्वी तक। लेकिन चूंकि ये है तो दिल्ली वालों के अंडर में ना, उनका कहा ही तो मानते हैं, उनके अनुसार ही तो ये कार्य करते हैं, टैक्स वगैरह वसूल के दिल्ली तो पहुंचाते हैं। तो ये 1326 ईस्वी तक देख लो, ये 23 साल इस दिल्ली जो सल्तनत काल में जो दिल्ली के शासक थे, उनके अंडर में ये चल रहा था। अब हुआ क्या था, एक ये पढ़ लिया आपने, ये सिसोदा गांव वाला बताता हूँ। यहाँ पर बढ़ता, यहाँ पर पेज ले लेते हैं, या इसी को रब कर दूँ, है ना। इसका वैसे ही क्या करना है, अब समझ लिया आपने अच्छे से, है ना। वीडियो को दोबारा देख लेना, यदि समझ में नहीं आया है कुछ, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये लो भाई, ये हो गया रफ। अब एक पहले मैप बना दूं। अब चूंकि होता क्या था, राजपूताने में जो राजा वगैरह होते थे, ये राजा है, इसके इतने ये बेटे हैं, मान लो 4 हैं। अब इन चारों में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा, राजा बनेगा। फिर इसके 4 बेटे हैं, ठीक है, तो फिर सबसे बड़ा है वो क्या बन गया, राजा बन गया। अब फिर इसके 4 बेटे हैं, तो सबसे बड़ा राजा बन गया। तो ये बाकी 3 ये क्या होते थे, इनको तो जागीरें वगैरह दे देते। अब इनके आगे से आगे वंशज चलता गया, तो ये तो आगे जाते जाते नॉर्मली बन गए ना, बिल्कुल ही। क्योंकि ये जो राजा हैं, इनके ये क्या हैं, वंशज हैं, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी तो राजा बनेंगे नहीं। तो अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले जो अपना काफ़ी समय से चल रहा है, ये तो जो अपना चैप्टर है मेवाड़ का जो पढ़ रहे हैं हम, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे एक जो मेवाड़ का जो राजवंश है, इसमें एक शासक हुआ था रण सिंह, जो करण सिंह के नाम से भी फेमस था, ठीक है। अब रण सिंह, करण सिंह का एक पुत्र था राहप। क्या नाम था, राहप। राहप ने क्या किया, जो ये मेवाड़ मान लो और इधर ये कुंभलगढ़ के पास में ही एक गांव बसाया था, जिसका नाम था सिसोदा। क्या था, सिसोदा गांव बसाया, ठीक है। ये भी एक स्टोरी है, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुनना। सिसोदा गांव की स्थापना की। अब होता क्या है, अब ये वंशज किसके, ये रण सिंह, करण सिंह, इसका बेटा राहप। अब राहप ने ये बसा लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो शासन चल ही रहा है, आगे से आगे चलता गया, पहुंच गया रावल रतन सिंह तक, है ना। लेकिन इनके जो चारों ओर यहाँ पर ये क्षेत्र है सिसोदा गांव वाला, यहाँ पर भी इनके बच्चे वगैरह आगे बड़े हो रहे हैं, तो है तो इन्हीं के वंशज ना। अब शुरू से चल रहा है, जैसे आपके ये जो गुहिल वंश वाला सारा ही, बप्पा रावल से लेके ये सारे ही आपके अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हैं, रावल। तो ये रण सिंह, करण सिंह, ये भी क्या था, रावल था, ये भी रावल ही है। अब इसके वंशज हैं वो भी क्या है, रावल ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है यहाँ पर 1303 में, कि भाई अपने रावल
जो राजा थे, अंतिम राजा, वो रतन सिंह मारे गए। तो इस युद्ध में क्या होता है, जो सिसोदा गांव है ना, सिसोदा गांव में एक लक्ष्मण सिंह नाम का था। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह किसका वंशज था? इस राहब का ही वंशज था। ठीक है, तो ये लक्ष्मण सिंह है, ये अपने 7 पुत्रों के साथ भी इस युद्ध में मारा जाता है। कौन से युद्ध में? जो ये साका वाला ये जो युद्ध हुआ ना, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो इसके जो 7 पुत्र सहित ये लक्ष्मण सिंह है, वो भी इस युद्ध में मारा गया। क्यों? क्योंकि ये भी तो रावल रतन सिंह की तरफ से लड़ेगा। भाई कुछ भी हो, फैमिली में दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के ना, वंशज हैं ये भी। तो ये भी इसमें क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, अब इस सिसोदा गांव से सबसे बड़ी जो स्टोरी निकल कर आती है वो अब आएगी। अब आप सुनना इस स्टोरी को हुआ क्या था। जो ये लक्ष्मण सिंह वाला ये हो गया पार्ट। अब ये मालदेव है, मालदेव का आगे से आगे यहाँ पे अब मालदेव शासन कर रहा है। करण सिंह जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद में, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, खिजर खान है वो चला रहा है शासन। और 1313 ईस्वी में खिजर खान है वो मालदेव को, मुछाला मालदेव है, उसको सारा कुछ बता के कि भाई अब आपको हैंडल करना है। फिर वो खिजर खान ही चला जाता है। थोड़े दिनों बाद में जो मालदेव है, जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? मालदेव का। भाई मालदेव के भी आगे जो वंशज होंगे, बड़ा बेटा वगैरह होगा, वो संभालेगा ना। तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी जिसका नाम था जैसा। ये जैसा नाम कौन बताता है? ये ओझा के अनुसार है। ओझा जी बताते हैं कि इस मालदेव के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था जैसा। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये सिसोदा गांव है, सिसोदा गांव से ही एक आदमी निकलता है, एक वीर निकलता है जिसका नाम है हमीर। उसका नाम क्या है? हमीर। ये सिसोदा गांव से ही एक निकलेगा हमीर। हमीर नाम का एक वीर शासक निकलेगा। ठीक है, अब हमीर है तो वो हमीर किसका बेटा है, किसका नहीं है, वो मैं आपको सारा का सारा बताता हूँ कि इसमें आगे किस प्रकार से क्या स्टोरी चलती है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो लक्ष्मण सिंह है ना, 1 मिनट वापस नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये लक्ष्मण सिंह जो कि मैंने आपको बताया था, रण सिंह करण सिंह का पुत्र राहप ने सिसोदा गांव बसाया। और सिसोदा गांव के ही जो राहप के वंशज थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारा गया था। अब इस लक्ष्मण सिंह का ही एक बेटा था अरि सिंह। ठीक है, क्या नाम था उसका? अरि सिंह। और अरि सिंह का बेटा था हमीर। मतलब लक्ष्मण सिंह का पोता कौन हुआ? हमीर। ठीक है, और ये हमीर किसका वंशज है? इन्हीं का ही, जो रावल रतन सिंह वगैरह है जो इस युद्ध में मारे गए थे, इन्हीं का ही तो ये वंशज है। ये पीछे जिंदा थे। भाई ये साका वगैरह हो गया, कत्लेआम मच गया। और कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के पास में जो सिसोदा गांव है, उसमें ये हमीर वगैरह, ये हमीर क्या रह गया यहाँ पर? जिंदा रह गया। ठीक है, तो अब हमीर ने क्या किया, आसपास के जो राजपूत शासक थे उन सभी को इकट्ठा किया। जो राजपूत थे ना, रियासत के, वो छोटी छोटी रियासतें, जागीरें वगैरह, जैसे ये मेवाड़ है तो चारों ओर ही सारा राजा ही तो हैंडल नहीं करता था ना, बाकी भी तो थे छोटे छोटे, जैसे जिला में तहसील वगैरह, फिर तहसील में ग्राम पंचायत वगैरह, वैसे उन सभी को इकट्ठा किया और बोला कि देखो, हमारे जो रावल हैं, हम रावल लोग हैं, हम जो राजा जी थे रावल रतन सिंह, उन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के भाई आसपास से निकले हुए ये सारे के सारे। तो हमारी जो रावल शाखा है वो क्या हो गई है, अब जो हमारा जो राजपाट था वो सारा क्या हो गया, अब समाप्त हो गया है। अब देखो भाई, यहाँ पर बाहर वाले राज कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो हो गया भाई खत्म। ठीक है, खिलजी वंश ही चला गया, जो भी हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ये 1326 ईस्वी की बात कर रहा हूँ और 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी खुद समाप्त। तो उन्होंने कहा कि अब देखो भाई, जो हमको मार के गए वगैरह, जो भी हुआ, हमारे राजा जी को जिन्होंने मारा वो सब गए, हमारे दादाजी थे वो भी देखो, हमारे पिताजी और चाचा ताऊ सारे मारे गए। ठीक है, अब हुआ जो हुआ, लेकिन अपना जो किला है, अपनी जो नाक है, आन बान शान है अपने रावल लोगों की, उस पर अब कौन कर रहे हैं? दूसरे अधिकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानड़देव का भाई मालदेव, मुछाला मालदेव के नाम से फेमस था, उसका बेटा मतलब उसका उत्तराधिकारी, बेटे तो खूब होते हैं, उत्तराधिकारी ये है जैसा, वो यहाँ पर कर रहा है राज। तो हम सभी लोग क्या होते हैं, आपस में संगठित होते हैं और संगठित होकर वापस हम इसको अपने अंडर में लेंगे।
ये रहना हमारे ही जो वंशज हैं हम लोगों के अंडर में रहना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग इस बात से सहमत होते हैं, क्योंकि अब इमोशनल अटैचमेंट हो गया था भाई, कत्लेआम वगैरह हो गया, ठीक है। तो इतनी बात बोलते ही ये सारे हो गए एकजुट, और एकजुट होकर इसको भगा दिया, इसको परास्त कर दिया मालदेव के उत्तराधिकारी जैसा को। और यहाँ पर कौन आ गया? हमीर आ गया। अब हमीर ने कहा चलो राजा वगैरह तो बन गए, लेकिन इतने दिन नाम के साथ क्या लगता था? रावल। अब रावल रावल लगता गया, तो अब अपन भी तो अपना लोगो लगाएं कुछ, है क्या नहीं? इतने दिन से उपेक्षित थे, बड़े से बड़े वाला बेटा बनता जा रहा है, आगे से आगे आगे से आगे। हम तो कब से उपेक्षित होकर एक छोटे से गांव में बैठे थे, जबकि हम भी तो इसके क्या थे? एक पार्ट हैं। तो इसने हमीर ने क्या किया, यहाँ पर सिसोदिया वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। किसकी रख दी? सिसोदिया वंश की। कि भाई अब सिसोदिया शुरू करते हैं। अब नाम क्या कि रावल नहीं लगाएंगे, सिसोदिया वंश की स्थापना हो चुकी है 1326 ईस्वी में, ठीक है। अब हम अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा लगाएंगे, ताकि इतिहास पढ़े तो पता तो चले, है कि नहीं? अभी मैं रावल रावल पढ़ा था, आपको पता ही नहीं चलता बीच में कहाँ से निकल गया रावल। इतना ही रहता कि उसके वंशज ने देख लिया है ना। तो इसने सिसोदिया वंश, नया वंश की शाखा रख दी और राणा लगाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया? यहाँ से हाईलाइट हो गया हमीर, ठीक है। तो देखो हमीर कितना वीर था, है ना। ये बात थी हमीर के बारे में। तो अब वापस आ जाओ आप नोट्स पर। स्टोरी तो आपको समझ में आ ही गई, अब नोट्स पर आओ। अब देखो सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह, सिसोदा मैंने बता दिया किसने बताया, बसाया था? राहप ने। अब ये मैं चीज़ बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी बार आपके रिकॉल होगी आपके माइंड में स्थायी होती जाएगी, ठीक है। तो सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के सहित मारा गया। अब लक्ष्मण सिंह का बेटा हरि सिंह का बेटा हमीर आएगा, जो वापस में मेवाड़ को अपने अंडर में लेगा। अगला देखो, अगले पेज पर दो। अलाउद्दीन ने बेड़च व गंभीरी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाला था। 1310 ईस्वी में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनवाया गया, जिसमें सुल्तान को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक व उस समय का सूर्य कहा गया, सिकंदर सानी और विश्व का चरवाहा। अब सुल्तान को किसकी उपाधि दी गई थी? ये ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, उस समय का सूर्य वगैरह बताया गया है। किस में बताया गया है? 1310 ईस्वी में चित्तौड़ की तलहटी में जो एक मकबरा बनवाया गया है उसमें बताया गया है, जो शिलालेख वगैरह कुछ लगाया होगा वहां पर। अब देखो 1310 ईस्वी में कौन बना सकता है, आप बताओ, यह मकबरा कौन बनाएगा? देखो 1303 ईस्वी में क्या हुआ? शाका हुआ। शाका होने के बाद में यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था खिज्र खान। खिज्र खान कब तक था यहाँ पर? 1313 ईस्वी तक था। उसके बाद तो मालदेव को दे दिया, सौंप दिया कि भाई अब तुम चला। तो 10 साल यहाँ पर कौन था? 10 साल था खिज्र खान। तो 1310 इसके बीच में आता है, तो ये 1310 में खिज्र खान ने बनवाया। तो ये पॉइंट अलग से है ना, ये आप ध्यान में रखना। 1313 ईस्वी में ये चित्तौड़ दुर्ग कानड़देव चौहान के भाई मालदेव, मुंशाला मालदेव को सौंप दिया गया, ठीक है। अब ये रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी सिंहल प्रदेश श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की क्या है? संतान है। राघव चेतन क्या था? तांत्रिक था, जो पंडित के वेश में रहता था। हीरामन तोता, ये बोलने वाला तोता। गोरा बादल चाचा और भाई किसके? पद्मिनी के, ठीक है। ये सारी स्टोरी मैंने बता दी है ना, अब तो सिर्फ लिखना है, पॉइंट है वो लगा लेना अपने पेज में, ताकि रिवीजन करते वक्त पढ़ने के लिए आपको आसानी रहे। अब देखो पद्मिनी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इस बात की कौन कौन पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो नैनसिरी ख्यात है, टोड है, पद्मावत हैं, आइन अकबरी हैं, तारीख फरिश्ता है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ठीक है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता लिखा था 1610 ईस्वी में। ये जो चीज़ें हैं नैनसिरी ख्यात, टोड, पद्मावत, आइन अकबरी, सारी ये सब पुष्टि करती है, ये सब मानती है, इस मत का समर्थन करती है कि पद्मिनी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो ये फैक्ट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। कल को एग्जाम में पूछ ही ले कि बताओ पद्मिनी के कारण आक्रमण हुआ, ये कौन कौन मानते हैं, और ऑप्शन में ये दे दे और एक ऐसा अलग ही दे दे, और फिर पूछ ले कि कौन इसमें से समर्थन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? जो अलग होगा वो नहीं करता है, बाकी ये तो करते हैं, ठीक है। और देखो खजाइन उल फुतूह है, जिसे तारीख ए अलई भी कहते हैं, इसको तारीख ए अलई के नाम से भी जाना जाता है। खजाइन उल फुतूह किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। उसमें पद्मिनी की जो तुलना है वो शेबा की महारानी से की गई है, कि भाई शेबा की महारानी थी। शेबा कोई जगह है, बताते हैं यूरोप साइड है, ठीक है। उस साइड की जो रानी है, तो शेबा, उससे तुलना की है। किसने की है? खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने की है, ठीक है। दशरथ शर्मा रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। अब देखो भाई, कुछ लोग तो मानते हैं कि पद्मिनी ये थी कि नहीं थी,
थी तो कहाँ की थी, ठीक है। अलग अलग जगहों की बताते हैं, कुछ बताते हैं कि सिंहल प्रदेश की थी, कुछ और दूसरी जगह बता देंगे पुंगल देश वगैरह, ऐसा कई जगह अलग अलग पढ़ने में आएगा। लेकिन दशरथ शर्मा ये जरूर मानते हैं, इसकी ऐतिहासिकता को जरूर स्वीकार करते हैं कि भाई ऐसी रानी हुई थी जिसका इसके साथ विवाह हुआ था। बाकी ये तोता वगैरह वाली कहानियाँ, तांत्रिक 12 साल भक्ति की, वो सत्य हो ना हो, लेकिन ये इसकी ऐतिहासिकता को जरूर स्वीकार करते हैं कि हाँ पद्मिनी नाम की रानी हुई थी और उसका इनके साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था, ठीक है। गोरा बादल की जो चौपाई है, गोरा बादल की चौपाई, वो किसने लिखी, हेमरतन सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब सिसोदिया वंश, भाई साका हो गया, खिजर खान आ गया, खिजर खान चला गया, 1326 ईस्वी में राणा हमीर आया, उसने वापस किले को अपने हाथ में लिया, सिसोदिया वंश की नींव रखी, रावल शाखा का अंत हुआ, राणा शाखा का उदय हुआ, ठीक है। तो अब आ गया सिसोदिया वंश, ये 1326 ईस्वी से आगे का मामला है, इसको पढ़ते हैं। राणा हमीर, इसका शासनकाल है 1326 से 1364 ईस्वी। गांव था सिसोदा। मालदेव के उत्तराधिकारी, अब देखो मालदेव के उत्तराधिकारी दो थे, कुछ तो मानते हैं कि बनवीर नाम था और कुछ मानते हैं जैसा नाम था। आपको ज़्यादातर जैसा मिलेगा बुक में। जैसा कौन मानता है, जैसा मानता है ओझा के अनुसार तो मालदेव का उत्तराधिकारी जैसा है, और रणकपुर शिलालेख के अनुसार ये बनवीर है वो मालदेव का क्या है, उत्तराधिकारी है। अब जो भी हो, इन दोनों में से जो भी उत्तराधिकारी हो, इसको परास्त किसने कर दिया था, राणा हमीर ने, ठीक है। हमीर कौन था, लक्ष्मण सिंह का पोता। लक्ष्मण सिंह कौन है, लक्ष्मण सिंह रतन सिंह, जो करण सिंह है वो करण सिंह के जो पुत्र था राहप का वंशज लक्ष्मण सिंह था, जो अपने 7 बेटों के साथ जो तृतीय जो शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, उसमें शहीद हो गया था। उसका पोता कौन है, हमीर, और लक्ष्मण सिंह के बेटे अरि सिंह इसका क्या है, पुत्र है। समझ गए, मतलब लक्ष्मण सिंह जो अपने 7 बेटों के साथ शहीद हुआ था, उसका पोता कौन था, यह हमीर था, जिसने वापस मेवाड़ का क्या किया, उद्धार किया था, ठीक है। और हमीर के पिताजी का नाम क्या था, अरि सिंह जी, ठीक है। आगे देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना, में हमीर को क्या बताया गया है, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान, ठीक है। और रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया क्या है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित एक टीका है। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है, ठीक है। अब देखो, हमीर ने चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वापस छुड़ा के और अपने वंशजों की जो संपत्ति थी, जो जिसको आप कुछ भी मानो अमानत वगैरह, उसको अपने वापस अंडर में ले लिया। हमीर का देहांत है वो सन 1364 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। और देखो, जो सिंगोली का युद्ध हुआ था वो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था, ठीक है। तुगलक वंश का था ये, क्योंकि खिलजी वंश के बाद में क्या आएगा, तुगलक वंश आएगा। और हमीर के समय, अब देखो हमीर का शासन कहाँ से शुरू होता है, 1326 ईस्वी में, तो 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया। अब 1326 से कौन आएंगे, तुगलक ही आएंगे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसके समकालीन दिल्ली का क्या हो गया, सुल्तान हो गया। लेकिन इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी, विजित कौन हुआ था, हमीर हुआ था, ठीक है। अब 2-4 ये यहाँ पर अपनी स्टोरी खत्म है। अब अगले पार्ट में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक। तो मैंने एक पेज और ऐड किया है जिसमें मैंने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट बोली हो। ये इतनी सारी आपको रामकथा सुनाते सुनाते तो बीच में कोई डेट बोल दी, तो मैंने उसको अलग से नोट कर दिया। देखो, 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी, ये चीज़ मैंने बोली, लेकिन वहाँ नोट्स में नहीं थी, तो ये आप नोट कर लेना। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया था। रण सिंह और करण सिंह ये एक ही है, रण सिंह को ही करण सिंह बोलते हैं, ठीक है, के पुत्र राहप ने कुंभलगढ़ के समीप सिसोदा गांव की स्थापना की, और इसी गांव से इन्हीं का वंशज हमीर आगे 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। ये बात बताई मैंने, लेकिन वहाँ पर लिखी हुई नहीं थी, तो ये मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन कर दी, ये आप नोट कर लेना। और बाकी हमारा टॉपिक यहाँ तक था, जो ये राणा हमीर हैं यहाँ तक था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की बात पढ़ेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी वंचित हैं विद्यार्थी उन तक ये क्लास पहुँचे, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो और हमको लाइव आने की क्या मिले, परमिशन मिले, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद विद्यार्थियों।